आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि आखिर ये जो क्वेश्चन दिया रहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है ना, क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। याद रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसको समझते हैं। याद रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और क्या चाहिए, प्रतिफल का द्रव्यमान हमेशा एक बराबर होता है, उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कहें कि सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्या ले लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, ठीक है ना। अगर सोडियम की मात्रा लेते हैं 2 ग्राम, ठीक है, और क्लोरीन की मात्रा लेते हैं 3 ग्राम, ठीक है ना, ध्यान में रखना। और प्रतिफल बन गया NaCl, तो ध्यान रखिएगा सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन कहलाएगा अभिकारक, सोडियम और क्लोरीन कहलाएगा क्या चीज, अभिकारक, और NaCl जो वो कहलाएगा प्रतिफल, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि बताइए अभिकारक जो है सोडियम और क्लोरीन, इसका टोटल द्रव्यमान कितना है, तो 2 और 3 मिलाकर के कितना ग्राम, 5 ग्राम। तो इससे नया जो प्रोडक्ट यानी प्रतिफल बनेगा उसका भी मात्रा कितना होगा, 5 ग्राम ही होगा। उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक सुपर ट्रिक है जो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बता रहा है। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक सबसे आप लोग के सामने हम सुपर ट्रिक, ठीक है ना, बहुत बढ़िया एक ट्रिक लिखूंगा। इस ट्रिक के माध्यम से कोई भी रासायनिक समीकरण कितना भी बड़ा हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, एकदम उसको सेकंडों में या मिनटों में उसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके लिए सुपर ट्रिक क्या है, तो ध्यान रखना है कि पहला स्टेप में हम लोग करेंगे क्या कि जो भी धातु रहेगा, धातु अर्थात क्या चाहिए, मेटल, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर और क्या चाहिए, फेरस, यानी कि ध्यान रखिए अभिकारक और प्रतिफल के सबसे पहले हम धातु को धातु के बराबर करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, अधातु को अधातु के बराबर करेंगे। जैसे अगर अभिकारक और प्रतिफल में क्लोरीन हो, कार्बन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो उसके बाद स्टेप 2 में करना क्या है कि अधातु के बराबर करेंगे। स्टेप 3 में काम क्या है हम लोग का कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के बराबर करेंगे, और स्टेप 4था है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के बराबर करेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा है, सबसे पहले धातु के बराबर करेंगे, उसके बाद अधातु को अधातु के बराबर करेंगे। स्टेप 3 में है कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के बराबर करेंगे, और हमारा चौथा अंतिम काम है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के बराबर करेंगे। अब ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझेंगे, एक दो समीकरण समझेंगे और जिसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। आप लोग के सामने हम एग्जांपल के तौर पर एक रासायनिक समीकरण लिए हैं। इस रासायनिक समीकरण को इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हमने सबसे पहले ट्रिक में क्या बताया था कि धातु को धातु के बराबर करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि धातु जैसे फेरस, क्या चाहिए, फेरस, तो जैसे यहाँ पर धातु के रूप में फेरस दिया है, तो फेरस को फेरस के बराबर करेंगे। अभिकारक में फेरस की संख्या 3 दिया है, और अभिकारक में फेरस की संख्या 1 है, और प्रतिफल में अभिकारक की संख्या 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि धातु को धातु के बराबर, अर्थात इधर फेरस की संख्या कितना है, 3 है, और इधर कितना है, 1 है, तो इसके पहले हम 3 लगा दिए, ठीक है ना। तो अब देखिएगा धातु को धातु के बराबर, इसमें हम फेरस को फेरस के बराबर कर दिए। दूसरा काम क्या है कि अधातु को अधातु के बराबर करेंगे, ठीक है। तो अधातु के रूप में कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, ठीक है ना। तो इसमें अधातु को अधातु के बराबर करेंगे। तो देखिएगा इसमें हमारा पे न ही कार्बन है, न ही क्लोरीन है, और न ही क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। तो अधातु के बराबर होगा नहीं। तीसरा स्टेप हम देखेंगे। तीसरा स्टेप में ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के बराबर करना है, ठीक है। तो इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रतिफल में ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 है, लेकिन अभिकारक में प्रतिफल की संख्या कितना है, 1 है। तो इसके पहले हम करेंगे क्या कि ऑक्सीजन जब इधर 4 है तो इधर भी कितना बना देंगे, हम 4 बना दिए, ठीक है ना। तो देखिएगा धातु धातु के बराबर हो गया, और धातु इसमें नहीं था। तीसरा स्टेप में ऑक्सीजन को देखेंगे, तो ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 था, तो इधर हमने क्या बना दिया, 4 बना दिया। तो तीसरा स्टेप में ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, और एक अंत में हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के बराबर करेंगे। तो जरा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना का कितना हुआ, 8 हुआ, इधर सिर्फ कितना है, 2 है। तो अभिकारक में हाइड्रोजन जब 8 है तो प्रतिफल में भी 8 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि हाइड्रोजन के पहले 4 लिख देंगे। तो देखिए प्रतिफल में हाइड्रोजन 4 दूना का कितना हो गया, 8। इस प्रकार से हमारा ये जो इक्वेशन समीकरण था ये आसानी से संतुलित हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों को करना क्या है कि स्टेप 1 में कि धातु को धातु के बराबर करना है, और धातु को अधातु के बराबर करना है। तीसरा स्टेप ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के बराबर करना है, और चौथा स्टेप हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के बराबर करना है, ठीक है ना। तो उस ट्रिक के माध्यम से इस समीकरण को हम लोग आसानी से संतुलित कर लिए। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, रुकिए, चलिए देखिएगा। दूसरा एक इक्वेशन लिए हैं, मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बनाता है, और उससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो ये जो समीकरण है हम लोग देख रहे हैं कि ये संतुलित नहीं है, अर्थात इधर क्लोरीन 2 है, 1 है, इधर क्लोरीन 2 है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यह समीकरण संतुलित नहीं है।
तो इस समीकरण को हम इस ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। ये ट्रिक क्या है कि धातु को धातु के बराबर, तो धातु के रूप में जैसे मैग्नीशियम है, क्या यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की संख्या इधर अभी प्रतिफल में 1 है और अभिकारक में भी 1 है, अर्थात धातु धातु के बराबर है, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या है याद कीजिएगा, धातु को धातु के बराबर करेंगे, दूसरा स्टेप है अधातु को अधातु के बराबर करेंगे। तो अधातु के रूप में अगर कार्बन रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे या आयोडीन रहे, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अधातु के रूप में क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन है। तो अब देखिएगा अभिकारक में क्लोरीन की संख्या 1 है और प्रतिफल में क्लोरीन की संख्या 2 है। तो जब प्रतिफल में 2 है तो इधर करेंगे क्या ना हम लोग, ठीक है ना, क्लोरीन को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो देखिएगा क्लोरीन 2, तो क्लोरीन इधर भी कितना हो गया, 2 हो गया। तीसरा स्टेप में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के बराबर करेंगे, तो इसमें तो ऑक्सीजन दिया नहीं है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन को बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के बराबर करेंगे, तो अभी प्रतिफल में हाइड्रोजन की संख्या 2 और इधर देखना अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2। तो इस ट्रिक के माध्यम से कितना भी बड़ा रिएक्शन रहे उसको हम लोग आसानी से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। वो ट्रिक हमेशा आप लोग को याद रखना है कि धातु को धातु के बराबर, अधातु को अधातु के बराबर, ठीक है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के बराबर और अंत में हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के बराबर। इस ट्रिक के माध्यम से कितना भी बड़ा समीकरण रहता है उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं।